नमस्कार, अतीत के पन्ने में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा शहर जो 600 साल पहले बसाया गया था और जहां की ऊंची ऊंची दीवारें आज भी अनगिनत किस्से और सदियों पुरानी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की शान हिसार फिरोजा की, फिरोज शाह तुगलक के सपने की और इतिहास की अमूल्य धरोहर की। आज हम आए हैं हिसार के किले में और ये किला हमें स्थापत्य के वैभव और सल्तनत की शक्ति को दर्शाता है। और इस किले के इतिहास की परत दर परत इतिहास को खंगालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने इतिहासकार, लेखक, चिंतक, विचारक डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे हम निवेदन करेंगे कि हमारे दर्शक आपकी अगुवाई में इस किले का हर हिस्सा जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो सर आइए प्लीज। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इसका नाम हिसार फिरोजा क्यों रखा गया और असली कहानी क्या है इस नाम के पीछे। हिसार फिरोजा जो है मूलतः हिसार और फिरोज दो शब्दों से बना है जी। और हिसार अरबी भाषा का शब्द है जी, जिसका मतलब होता है किला जी। और फिरोज के भी दो मतलब है यहाँ। फिरोज एक इसका फाउंडर है जी। दूसरा ये कि फिरोज का मतलब अरबी भाषा में विजेता होता है। विजेता। तो अरबी भाषा में विजेता किला, सामान्यतः फिरोज का किला, इसको इस नाम से जाना गया जी। और फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्थापित किया, इसलिए इसका नाम हिसार ए फिरोजा है। और ए फिरोजा लगाने के पीछे मकसद ये भी रहा कि दुनिया में दो और हिसार हैं, एक कजाकिस्तान में है, एक ईरान में है। तो क्योंकि उनकी बाउंड्री उस दौर में लगती थी जब 1354 में इसकी स्थापना हुई, तो उनसे अंतर देने के लिए इसको हिसार फिरोजा का नाम दिया गया और इस नाम से इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 में स्थापित किया गया। यानी इसको अलग दिखाने के लिए हिसार फिरोजा रखा गया। बिल्कुल, अपनी आइडेंटिटी के साथ भी जी। और एक किले की सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कि भारत की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री की सुरक्षा प्राचीर के तौर पर दिल्ली जैसे शहर की रक्षा के लिए जो तीन अलग अलग बाउंड्रीज रहती हैं, उनमें पहली काबुल और कंधार की रहती है, दूसरी लाहौर और मुल्तान की रहती है, तीसरी पानीपत और हिसार के बीच की रहती है। तो ऐसी स्थिति में राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई और इसको इस नाम से जोड़ा गया। यानी ये जो साइट है इतनी इम्पोर्टेंट है कि सामरिक महत्व, दिल्ली को अगर कोई जीतना चाहे तो दो जो लाइनें हैं वो पार करके ये तीसरी ये हिसार की जगह थी। हाँ, यदि पानीपत और हिसार के बीच का इलाका दिल्ली के राजा के लिए सुरक्षित नहीं है जी, तो उसकी दिल्ली कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकती जी। तो इसलिए दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर का ये आखिरी छोर है और इस आखिरी छोर को मेंटेन करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इस किले की नींव रखी गई और यही इसका जो है विशेष महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। जी सर, आइए चलते हुए हम बात करेंगे। आपने बताया कि सामरिक महत्व क्या का भी एक कारण है इसको बसाने का, इसके अलावा भी कोई और योजना रही और उस शासक का भी नाम बताएं, उनके बारे में बताएं, कोई और योजना इस शहर को बसाने की। निश्चित तौर पर किसी भी शासक के लिए सामरिक महत्व रहता है, लेकिन सामरिक के साथ साथ कई और चीजें भी रहती हैं। जैसे मूलतः इस शहर की स्थापना का आधार जो है वो 1312 में गाजी तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि अलाउद्दीन खलजी के समय पर यहाँ आया था, उस दौर में बना था। यहाँ से थोड़ा सा लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर आज के पंचायत भवन के इलाके में एक फकीर रहता था जिसका नाम है जो है प्राण पीर पादशाह। उसकी वहाँ खानका थी, आपस में मिले, दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए। उसने सेनापति गयासुद्दीन ने वहाँ पर रात गुजारी और उस फकीर ने उसको आशीर्वाद दिया कि एक दिन तू दिल्ली का सुल्तान बनेगा। तो क्योंकि उसकी ससुराल जो है अबोहर थी, यहाँ से आना जाना कॉमन था, तो उसका आना जाना यहाँ रहा और 1320 में वो सुल्तान बन गया। और जब 1320 में वो भविष्यवाणी सच होगी। जब 1320 में वो सुल्तान बन गया तो उसने इस इलाके को शाही शिकारगाह घोषित कर लिया, अर्थात
तामझाम के साथ यहाँ आना जाना उसकी जरूरत हो गई। और 1325 में उसका लड़का जुन्ना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से शासक बना। वो जो है इसको शिकारगाह के रूप में प्रयोग करता है। उसका अपना कोई बेटा नहीं था, बल्कि उसका एक चचेरा भाई था, कजन था, जो फिरोज शाह के नाम से जाना गया। तो वो जो है युवराज था, शहजादा था जी। तो उसका इस इलाके में शिकार के लिए आना जाना काफी महत्वपूर्ण था, और वो ये उसके लिए काफी चहेती जगह हो गई। तो जब वो खुद 1351 में शासक बना, तो उसने जो है पहले 1352 में फतेहाबाद की स्थापना की अपने बेटे फतेह खां के नाम पर, और उसके बाद उसने यहाँ पर इसकी स्थापना की। जनश्रुति ये कहती है यहाँ का समय क्या रहा? 1354। जनश्रुति, हालांकि ज्यादा जो सोर्सेज हैं, चाहे हम हफीफ की बात करें, जियाउद्दीन बर्नी की बात करें, या फिर जो है सिराज की बात करें, तीन सोर्स जो इस दौर में जानकारी देते हैं, वो डायरेक्ट इस बारे में नहीं बताते, लेकिन जनश्रुति बताती है कि यहाँ की एक ग्वाला परिवार की लड़की, जिसको क्योंकि अरबी में ग्वाला परिवार को गुजरी कहा जाता है, उसके साथ उसके प्रेम संबंध बने थे। और जब वो खुद सुल्तान बना था, तो उसने उस लड़के के सामने ऑफर किया कि आप मेरे साथ दिल्ली चलिए। तो वो दिल्ली जाने से उसने मना किया। तो उसने कहा कि ठीक है, आप दिल्ली नहीं जाते हैं तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो इस दृष्टि से इस जो है नगर की, इस किले की नींव रखने का एक विस्तृत और व्यापक आधार बनता है। जी, यहाँ मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा, अक्सर हम बचपन से यहाँ आते रहे हैं, तो आपने ग्वाला परिवार की एक लड़की का जिक्र किया, गुजरी, तो हम अक्सर इसे गुजरी महल के नाम से जानते हैं। तो क्या ये गुजरी महल है जहां हम खड़े हैं, या ये किला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? थोड़ा सा समाज में कई बार चीजें गलत चली जाती हैं। गुजरी महल साथ की बिल्डिंग है, हम थोड़ी देर में चलेंगे, या उस जगह का जिक्र हम उस पे करेंगे। ये मेन हिसार ए फिरोजा है, यानी फिरोज का किला है। और जो किसी शासकीय परिवार की जरूरतों को पूरा करने वाली जो किले की सारी जरूरतें हैं, वो यहाँ पर पूरी होती हैं। और एक सोची समझी नीति के तहत, सोची समझी प्लानिंग के तहत इसको स्थापित किया गया। और मकसद था कि एक शाही दरबार और शाही परिवार जिस तरह से रह सकता है, या उसकी जो है बनने बनाने की प्रक्रिया हो सकती है, वो यहाँ से प्रारंभ होती है। जी जी सर, आपसे रिक्वेस्ट है, इसका हर एक हिस्सा हमें आप प्लीज दिखाएं। सबसे पहले मैं आपको इस लाट से परिचित कराना चाहूंगा जी, क्योंकि हिसार की नींव रखने का आधार ये लाट है। लाट का मतलब होता है मीनार जी, मीन स्तंभ जी। हम जब इस स्तंभ को देखते हैं तो आपको इस काले पत्थर के नीचे का हिस्सा अलग मिलता है जी, और इस काले पत्थर के ऊपर का हिस्सा अलग मिलता है, अलग है। तो जब हम रिकॉर्ड देखते हैं तो इस जो मीनार की कुल ऊंचाई वो जो है वो 13.75 मीटर बताई गई है जी। और इसमें से जो ये काला पत्थर है, इसके नीचे की जो है वो 3.30 बताई गई है। और इसके ठीक ऊपर जो है हमें छड़ दिखाई देती है जी। वो छड़ आकाशीय बिजली का नुकसान इस बिल्डिंग पे ना हो, इस बात को ध्यान में रख के बनाई गई। यानी 600 साल पहले भी इस तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है, निश्चित तौर पे किया गया है। जो ये ब्लैक पत्थर और उसके नीचे का हिस्सा है, बेसिकली ये अशोक की मीनार है, अशोक के स्तंभ हैं जी। और ये अग्रोहा से शिफ्ट किया गया है जी। अग्रोहा से शिफ्ट करके इसको रखा गया है। और इसके ऊपर वाला हिस्सा फिरोज तुगलक ने जो है, जो नॉर्मल दिल्ली सल्तनत की मीनार है, उनके साथ इसको जोड़कर प्रेजेंट किया है जी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं भी हम पाते हैं जब इस तरह के पत्थर को जोड़ा जाता है, और ये मौर्य काल की विशेष पहचान होती है, तो इस लाट को स्थापित किया गया, शिफ्ट किया गया। और इस जगह को हम लाट की मस्जिद कहते हैं, लाट की मस्जिद, क्योंकि बेसिकली जो ये एरिया है, ये मस्जिद की नमाज को अदा करने के लिए भी प्रयोग होता था जी। और जब इसको इस मकसद के लिए प्रयोग करते थे तो ये इस तरह से होती है। सर, आपने लाट के बारे में हमें बताया विस्तार से, लाट क्यों बनाई जाती है और क्या मकसद है इसका बनाने का? लाट बेसिकली एक दिशा सूचक स्तंभ के तौर पर प्रयोग होती रही हैं, अर्थात
क्योंकि उस समय आज की तरह की जो किसी जगह को जानने की जो जानकारियां हैं वो यंत्र उस नहीं थे। तो इस तरह की लाट जो है वो दूर से देखने के लिए या किसी जगह की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए इस तरह की चीजें बनाई जाती थी और वो आगे चलकर किसी जगह की पहचान बन जाती थी। जी जी जी, तो ये है जी। दूसरा हिस्सा है सर लाट की मस्जिद जो बताया, ये मस्जिद है सर, इसके बारे में आप बताएं। इस इलाके में जो शुरुआत की मस्जिद हैं ये उनमें से एक मस्जिद है और मैं इस बारे में ये बताना चाहूंगा कि सामान्यतः जो मस्जिद हमारी होती रही हैं वो अरेबिया की शैली में होती रही, यानी जो अरब में होती है उस तरह की है जी। ये शैली उससे हटकर है क्योंकि इस पे कोई मीनार नहीं है जी। और ये सीढ़ियों से इमाम का रास्ता है जाने का। इमाम यानी वहां खड़ा होकर बांक देगा, अपने साथियों को बुलाएगा जी। ये इसके पीछे मकसद है। और भारत में इस शैली की केवल 2 ही मस्जिद हैं, एक बीदर में जी और दूसरे हिसार में। बीदर जो है बहमनी साम्राज्य जब था वो 5 हिस्सों में जब डिवाइड हुआ, उनमें से एक जो है बीदर के नाम से जाना गया जी। उसकी लोकेशन कहाँ है? उसकी लोकेशन जो है इस समय के कर्नाटक में है जी। तो वो जो जगह है बीदर, हम उसको इस रूप में देखते हैं और उसकी अपनी एक आइडेंटिटी इस तरह की रहती है। तो ये मस्जिद बिल्कुल उस शैली से हटकर बनाई गई और इस तरह से इस इलाके को हम लाट की मस्जिद के रूप में जानते हैं या इसकी एक पहचान है जो हम इस रूप में देखते हैं जी जी। अब मैं इस किले के जो और महत्वपूर्ण हिस्से हैं, यानी शासक के बैठने की जगह है, दरबारी रिक्वायरमेंट या दरबारी व्यवस्थाएं वो कैसी चलती थी, उसके साथ आप लोगों को जोड़ना चाहूंगा या उस बारे में आपको बताना चाहूंगा। सर अब हम लाट की मस्जिद के सामने वाले हिस्से में हैं और इस भवन के बारे में ये लगता है ऐसे जैसे बैठने की जगह है, तो विस्तार से इसके बारे में हम बताएं सर। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ शासक का दरबार है जी और ये दीवाने आम है, यानी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर आम जनता के बैठने की व्यवस्था हुआ करती थी। सामने वो जो जगह है जी, ये जो जगह है जी, ये सुल्तान के बैठने की जगह है, यानी सुल्तान का सिंहासन इस जगह पर रखा होता था जी, जी, जी। और ये जमीन से 8 फीट ऊंचा ये जगह है जी। और इस जगह से बैठकर वो शासन चलाता था जी। तो सुल्तान कभी भी इस रास्ते से नहीं आता था जो हम ये रास्ता प्रयोग कर रहे हैं जी। सुल्तान के आने का जो रास्ता है वो जो है सामान्यतः हम इस रास्ते का प्रयोग करते हैं। तो ये आम लोगों के लिए रास्ता है। यूं सुल्तान जो है वो इस रास्ते से आया करता था जी। और यहाँ से आकर यूं सीढ़ियों से चढ़ के यूं सुल्तान के बैठने की जगह थी। मूल किले में ये चीज नहीं थी, ये दरवाजा था। यहाँ पर जो सम्राट के या सुल्तान के दरबारी और जो मंत्रीगण हैं वो बैठते थे। और इस जगह की खास बात यही है, यदि हम इसकी लोकेशन देखें, इसमें जो ये मेहराब है जिसको हम डूम बोलते हैं, तो ये जगह है डूम। आइए सर ऊपर चढ़ के हम देख पाएंगे। यानी यहाँ फिरोज शाह तुगलक बैठते थे। हाँ, ये सुल्तान के बैठने की जगह है। उसकी कुर्सी जो है यहाँ होती थी, यहाँ बैठ के वो यूं पब्लिक को फेस करते थे जी। और ये डूम गहरा है। इसकी गहराई का मतलब ये है कि हिसार जैसी जगह में जब गर्मी ज्यादा होती है, सूरज की किरणें सीधी ना पड़े बल्कि तिरछी जाए और सुल्तान को किसी भी स्थिति में गर्मी ना लगे, तो यहाँ से ये चीजें क्लियर होती थी। और यदि किसी कारण से दिक्कत हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये भी मूल उसमें नहीं था, ये दरवाजा था। ये दरवाजा था। यदि मान लीजिएगा आक्रमण हो गया, कोई दिक्कत होगी आपात स्थिति में, तो सुल्तान यहाँ से जाकर ये जो छोटे छोटे सपोर्ट बने हुए हैं, ये है, इनको जब देखते हैं तो ये किसी व्यक्ति के गुजरने की जगह है। यहाँ से यहाँ इस गेट से जाकर तो यूं कोई व्यक्ति जाया करता था। तो ये जो जगह है ये अपने आप में इंडिकेट करती है कि किस तरह से इन चीजों को ध्यान रखा गया और का किस तरह से बंदोबस्त किया बिल्कुल हर चीज जो एक शाही किले में महल में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर बनाई गई और उनको इस तरह से तैयार किया गया। टेक्निकल रूप से भी हर तरह से ध्यान रखा गया है।
सर, दरबार के बारे में आपने बताया हमें, और ये जो इसमें स्पेस बना हुआ है, खांचे बने हुए हैं, ये इनका क्या उद्देश्य, क्या मकसद है? हमने बात की कि सुल्तान के बैठने की जगह है जी। तो उस समय के दरबारी नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति उस जगह से यूं चलकर नहीं आ सकता शासक के पास। जी जी। बल्कि जो उसके मंत्री हैं ये उनके बैठने की जगह है। जी। अलग अलग प्रोटोकॉल के अनुसार मंत्री बैठेंगे, सीनियोरिटी सुरक्षा से जुड़े हुए लोग वहां पर होंगे। जी। तो ये जगह है स्पेसिफिक यहाँ पर ऐसे। जी। तो ये अलग अलग कुर्सी अलग अलग व्यक्ति की रहेगी। जी जी। तो ये जो जगह आज हमें जगह लग रही है, तो किसी समय पर ये भव्य दरबार में जब होते थे तो ये उस तरह के लोगों की थी। केवल इसमें ये जगह जी, ये सुल्तान के बैठने की जगह है। वो मैं जब सुल्तान को वहां बैठकर कल्चरल प्रोग्राम देखना है या लोगों के साथ इन्वॉल्व होना है तो ये जगह सिर्फ सुल्तान की है, बाकी सभी अन्य उस पे है। सर, आपने बताया इन खांचों के बारे में, और यहाँ आपने अभी बताया कि सुल्तान के बैठने की जगह है, तो किन मौकों पे सुल्तान यहाँ बैठते थे? सामान्यतः जब उसको दरबार नहीं लगाना है जी, तो ये उसके बैठने की जगह है। ऐसे कुर्सी फिक्स हो जाएगी जी। ये जो 2 पॉइंट हैं, ये यहाँ पर पर्दे लगे होंगे जी, और यहाँ से सुल्तान सामने लोगों के साथ ऑडियंस में जो है बातचीत करनी है, मंत्री संतरी की बात करनी है, वो है। सामने जो कल्चरल प्रोग्राम है वो यहाँ पर देखता था जी। इस जगह की मैं जो खास बात बताना चाहता हूँ जी, सामान्यतः जो नहीं है, कि यहाँ पर हमें अरबी भाषा में जी अभिलेख मिलते हैं। तो सामान्यतः लगभग ये दिखाई नहीं देते हैं जी, लेकिन आप देखिएगा इसको ध्यान से जी जी जी। ये देखिए जी, लिखे हुए हैं सही। हाँ, ये अरबी भाषा के लेख हैं जो इस पर लिखे गए हैं, उकेरे गए हैं, और इसमें एक कुरान की आयतें हैं जो लिखी गई हैं जी, जी, जी। और इस पे भी थोड़ा सा, क्योंकि समय के साथ मार खा के ये कमजोर हुए, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है इस पर इन चीजों को उकेरा गया है, इन चीजों को उभारा गया है। शाही भी एक अव्वल दर्जे की है सर, क्योंकि इतने समय के बाद भी बिल्कुल ये हमें दिखाई दे रही है, हर उस पे ये दिखाई देगी जी जी। और ये चीज सुल्तान जो है कुरान की आयतों के बीच में बैठकर जी, और ये कहने की कोशिश करता था कि मुझे खुदा या अल्लाह का जो आशीर्वाद है जी, और मैं उसकी दया से जी जो है अपनी जनता को संभाल सकूं, ये मकसद है। और ये जैसे वहां पर भव्यता दिखाई दे रही है आपको, वही भव्यता हमें इसके अंदर भी दिखाई दे रही है। तो यानी उस समय के प्रोटोकॉल के अनुसार सुल्तान अपनी तरह की चीजें बनाया करता था, अपनी तरह की चीजों को देखा करता था। इसी तरह से यदि अभिलेखों की बात करूं, हमें 2 जो है और इस तरह से लेख स्पेशल मिलते हैं जिसको सामान्यतः हम नहीं देख पाते हैं। तो उनमें से एक अभिलेख यहाँ पर जो है ये बच्चे। सर, आपने सिंहासन के बारे में बताया, फिरोज शाह तुगलक यहाँ बैठते थे, ऊपर का हिस्सा हुआ, लेकिन जो नीचे ये दिखाई दे रहा है गहरे कुएं की तरह हमें दिख रहा है, इसके बारे में ये क्या है सर, इसका मकसद? पहली बात तो ये समझ के चलिए कि हम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं खड़े जी, बल्कि फर्स्ट फ्लोर पे है। ये फर्स्ट फ्लोर है। हाँ, जिस तरह का बिल्डिंग स्ट्रक्चर यहाँ है जी, इसके नीचे भी जैसा सिराज लिखता है, जैसा अफीफ लिखता है जी, इसी तरह का स्ट्रक्चर है, उसकी खुदाई नहीं हुई है जी। तो ऐसे में ये जो जगह है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं जी, इसको लेके 2 अलग अलग गलत धारणाएं समाज में हैं जी। पहली धारणा तो ये कि ये एक सुरंग थी जी, और इस सुरंग से हांसी तक लोग जाया करते थे। ये मैं पूछने वाला था सर आपसे। एक तो दुष्प्रचार ये है जी। दूसरा दुष्प्रचार का हिस्सा ये है कि ये कुआं है जी, और सुल्तान को यदि किसी आदमी को दंड देना होता था तो वो किसी का कत्ल करवा के इस कुएं में फेंकता था। इसी तरह का हमें सुनाई देता है। 2 चीजें, ऐसा नहीं है। मूलतः ये जो हिस्सा है ये पत्थर से ढका हुआ था जी, और यहाँ पर सुल्तान के जो कारकुन हैं, रिकॉर्ड दर्ज करने वाले लोग हैं, वो बैठते थे जी। दरबार की पूरी गतिविधियां यहाँ पर नोट होती थी, और वो लोग अपना रिकॉर्ड रखते थे। ये बेसिकली उसके ऑफिशियल काम करने वाले जो लोग हैं, ये उनके बैठने की जगह है। जैसे आज की संसद के अंदर जो गतिविधियां चलती हैं, जहां भी रहता है, तो
रिकॉर्डिंग और सिस्टम चलाने का एक तरीका है, तो उस दौर के लोगों की भी ये जरूरत थी। अल्टीमेट उन्होंने इस तरह से इसका निर्माण किया और इस तरह की चीजें के लिए। ये इस तरह के स्पेस भी बने हुए हैं सर, ये बैठने की हाँ बिल्कुल, बैठने की जगह है, अलग अलग सिस्टम के साथ हम इसको देखते हैं। और इसके नीचे एक पैरेलल है, लेकिन उसकी खुदाई नहीं हुई है और खुदाई ना होने के कारण उसके बारे में विस्तार से बताया जाना संभव नहीं है। सिर्फ जो हफीफ लिखता है, सिराज लिखता है या बर्नी लिखता है, उसके आधार पर हम ये बात कह पा रहे हैं। जी जी हाँ सर, आपने लाट की मस्जिद को बताते हुए कहा कि नीचे का हिस्सा अग्रोहा से लाया गया है, और जब हम इसके ये पिलर देखते हैं तो इस पर एक बहुत ही सुंदर एक आकृति इस तरह की बनी हुई है। तो स्थापत्य कला के बारे में आप हमें बताएं कि इसकी किस लेवल की, किस स्तर की ये स्थापत्य कला रही? बेसिकली जब हम इसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं जी, इस किले में जो भी सामान आया है वो दो जगह से आया है, एक अग्रोहा से और एक जो है हम महेंद्रगढ़ के पास नरसाई की पहाड़ियों से। जी। जो अग्रोहा से सामान आया है वो अग्रोहा नष्ट हो चुका था, जैसा इब्न बतूता भी अपने वृतांत में लिखता है 1331 में कि उजड़ा हुआ एक टिल्ला है, तो इसको इसने यूज किया है। तो इस पूरे के पूरे बिल्डिंग में, स्ट्रक्चर में कुल 40 स्तंभ हैं और ये 40 के 40 स्तंभ यूं लाल पत्थर के साथ बने हुए हैं और इन पत्थरों पर ये कमल का फूल बना हुआ है। कमल का फूल जो है बौद्ध जो धर्म से जुड़ी बिल्डिंग्स हैं उन पे सामान्यतः ये रहता था। तो सुल्तान ने इस को ध्यान में रखते हुए और कल्चरल समन्वय दिखाते हुए कि मैं जो है यहाँ पर सांस्कृतिक समन्वय के साथ काम करना चाहता हूँ, उसने ऐसा करने का प्रयास किया। तो ये सारी जगह उस तरह की है। मूलतः जो मेन स्ट्रक्चर है, मान लीजिएगा हम इस तरह का ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये मूल वो है। यदि उसका कारीगर इस मूल रूप में नहीं बना पाया कोई भी, यानी इस तरह से कमल का फूल नहीं बना पाया, हाँ, तो उसने फिर जैसे जालीदार बना दिया बीच बीच में, या फिर हम इस जगह देखते हैं या दूसरी जगह देखते हैं, यानी उसने बजाय इसको साफ करवाने के उसने कमल के फूल को ही जिंदा रखते हुए इसको संभलने और संभालने का प्रयास किया। कुछ जगह पर मूल है, कुछ जगह पर इससे मिलता जुलता है, क्योंकि उसके पास इतना कोई कुशल कारीगर नहीं था जो मूल बना सके, लेकिन वो कमल ही चाह रहा है और उसने कमल का ही इस तरह से निर्धारण करते हुए इन चीजों को तैयार किया है। और इनके बारे में आपने एक चर्चा के दौरान अग्रोहा के बारे में हमने जो चर्चा की, इसके बारे में वही कमल के फूल जो हैं वो जो बौद्ध मठ से संबंधित चीजें हैं उनको हम इस रूप में देखते हैं और ये चीजें उभर कर सामने आती है। इसके अलावा भी सर आपने कुछ बताया, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, किस लिपि में कुछ आप दिखा रहे थे? हाँ, मैंने आपसे बात की थी कि हम जो है इसमें जहां अरबी की लिपि से लिखा हुआ देख रहे हैं, तो ये जो जगह है ये ब्राह्मी लिपि का लेख है। ब्राह्मी लिपि में इसका और जो समय क्या रहा होगा? ये ब्राह्मी लिपि का जो है हम इसको अशोक के साथ जोड़ के देखते हैं कि जिस तरह से वो लाट अशोक से संबंधित है, उसी तरह से ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ जो लेख है वो उसी पीरियड को स्पष्ट करता है। तो यानी ये किला प्राचीन काल यानी अशोक और उसके बाद का टाइम बौद्ध काल यानी बौद्ध से संबंधित और सल्तनत काल, तीनों की साफ साफ गवाही देता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो अग्रोहा से जो बौद्ध, जैन या इस तरह की कोई सामग्री मिली, वहां जो भी उन लोगों की बिल्डिंग्स में यूज हो रहा था उसको उसने रीयूज किया है और बाकी जो सामान है वो नरसाई की पहाड़ियों से आया है। सर आपने दरबार का जिक्र करते हुए जो पीछे ये जो बैठने की जगह है, इसके जस्ट ऊपर कुछ खांचे बने हुए हैं, आपने बताया कि ये कुछ रास्ता है, किस तरह का रास्ता है और कैसे ये यूज होता था, किन परिस्थितियों में? इसको हम दो दृष्टिकोण से समझें। पहला ये कि जो सुल्तान बैठा है और सुल्तान किसी इमरजेंसी में आ गया और उसको इमरजेंसी गेट चाहिए, तो सुल्तान वहां से जाके जो ये सांचे हैं आज बंद हैं, लेकिन ये एक आदमी के घूमने की जगह है, यानी वो आराम से यहाँ से निकल सकता है, पैसेज है ये किसी व्यक्ति के निकलने का। और यूं दरबारी व्यवस्था से निकलकर वो व्यक्ति यदि कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो वो यहाँ से निकल जाएगा। पहला जवाब तो ये सुरक्षित जगह, हाँ, सुरक्षित जगह पहुंच जाएगा। दूसरा जवाब जो मैं देना चाह रहा था वो ये कि मैं जब ये कह रहा था कि ये हम पहली मंजिल पर हैं,
तो अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा कि पहले मंजिल क्या है। तो ये इन खांचों के बीच से होते होते हम यहाँ पहुंचते हैं, ये जो स्पेस। हाँ हाँ। और यहाँ पर सीढ़ियां हैं, ये मूलतः बंद कर दिया गया है। वहां से ऊपर से आने का रास्ता है सीढ़ियों में, ये बंद कर दिया है। और नीचे जाने के लिए फिर सीढ़ियां हैं ग्राउंड फ्लोर पे मेन। हाँ, तो ये सुरक्षा से सुल्तान वहां से आकर, यहां से आकर इस फ्लोर से निकल सकता है, इसके नीचे वाले फ्लोर के रास्ते से निकल सकता है। तो इस तरह से सुरक्षा भी है और ऊपर नीचे जाने का जो सिस्टम है वो भी इसके अंदर से हम देख सकते हैं। सीक्रेट एंड सेफ पैसेज। हाँ बिल्कुल, हम इन सारी चीजों को इस दृष्टिकोण से यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो किले का सर ये हिस्सा भी सर दरबारी के बैठने का? हाँ, निश्चित तौर पर ये जो है दरबारियों के आने जाने की जगह और शीट के साथ जुड़ा हुआ है जी। और क्योंकि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ जुड़ा था जी। तो इसका अगला जो वास्ता है वो पानी के साथ है जी। आइए, जो 2 नहरें वो लेकर आया था। फिरोज शाह तुगलक को एहसास था कि इस इलाके में पानी की कमी है जी, और वो 2 नहरें यहाँ पर लेकर आया था जी। एक ताजेवाड़ा से जो पश्चिमी यमुना नहर है, और वो करनाल, असंध, डाटरथ, जींद, हांसी होके यहाँ तक आती थी जी। एक नहर वो सतलुज से लेकर आया था, टोहाना बरवाला होकर, वो उसका नाम राजबा था जी। आज जी। उस नहरों के प्रमाण नहीं है जी। लेकिन इस किले में ये जो हिस्सा है जी, वो इस बात के लिए रखा हुआ है कि कभी नहर का पानी यहाँ आया करता था जी। और इस किले की पानी की जरूरतों को पूरा किया करता था। ये जो हिस्सा है ये उस स्थिति को एक्सप्लेन करता है, स्टोर करने के लिए, बचाने के लिए। ये ASI ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने काफी अच्छा काम किया है मेंटेन करते हुए, मैनेज करते हुए, और इस किले की जो ठीक ठीक चीजें हैं उनको बचाने का प्रयास किया है। तो उस कड़ी में ये काम किया गया है और इसको संभालने का प्रयास पानी की जरूरतों के लिए। यदि किसी को बिल्डिंग के अंदर से इसमें नहाने के लिए आना है तो यहाँ पर ये जगह है, इसको यूज किया जाता था इस पॉइंट के साथ जी। और यदि किसी को यहाँ से जाना है तो ये सीढ़ियां से उतर के भी इसके अंदर जा सकते थे, जाया जा सकता था जी जी। और इसी तरह से ये रास्ता भी जो है इन्हीं सीढ़ियों के साथ जुड़कर इसके साथ है जी। तो पानी के प्रबंधन के लिए ये चीजें थी। ये और भी अपने आप में अद्भुत है सर कि उस समय यहाँ पर नहर लाना भी कोई आसान काम नहीं था। हाँ। तो इस जगह की इम्पोर्टेंस भी दर्शाता है। और इससे भी बड़ी और विचित्र बात जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये कि आपको ये हिस्सा दिख रहा है जी, और आपको दीवार के बीच से एक रास्ता सा जाता हुआ दिखाई दे रहा है जी। बिल्कुल, बेसिकली क्या है, यहाँ से इस नहर का पानी जी इस के अंदर से गुजार के और इस दीवार के अंदर से गुजारा जाता था ताकि गर्मी के टाइम पे गर्मी ना रहे। यानी दीवारों को ठंडा करने के लिए ये टेक्निक एसी की तरह पूरे देश में बहुत कम जगह देखने को मिलेगी। लेकिन हिसार की गर्मी का इलाज कि नहर का पानी किले की दीवार के अंदर से यूं गुजार कर और वो दूसरी ओर कर दिया गया है जी। ये इस जो है किले की अपनी और यूनिक विशेषता है जिसको समझने की बात है। यदि हम इसके आगे जाते हैं, बंद आराम की स्थिति को बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर सारा काम किया गया। दूसरी बात ये कि ये जो नहर है या पानी है इसका, ये अब बंद हो गया है, अन्यथा ये इसके अंदर जाता था। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है जी, इसको हम हमाम बोलते हैं। हमाम अरबी में स्नान घर को बोलते हैं जी। तो ये इस किले में स्नान घर है जी। और स्नान घर के तौर पे इसका प्रयोग होता था। और इसके अंदर जो जाने का रास्ता है वो सामने के उससे है। तो और ये पानी यहाँ से निकलकर इसके आर पार होकर आगे चला जाता था। मैं जब किले का जल प्रबंधन बताऊंगा तो वहां आपको ज्यादा क्लियर करूंगा। तो यहाँ से यूं जाता था। तो ये एक मल्टीपर्पज चीजें हैं जो कम से कम जगह, सीमित रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए और प्रबंधन उच्च लेवल का। इन सब को देखकर सर ऐसा लगता है न केवल एक बहुत ही बेहतर सुविधा का ध्यान रखा गया है बल्कि उच्च स्तर के प्रबंधन का भी यहाँ हमें इसको देखने का एक हमें प्रमाण मिला है। यहाँ पर हम व्यवस्था प्रबंधन, जल प्रबंधन जी और जनता को कैसे मैनेज करना है, उन सारी चीजों का संगम देखते हैं जी। तो ये पानी यहाँ से आकर
इस बिल्डिंग के नीचे जो है हमाम के अंदर हम देखते हैं जी। और इस हमाम में जाने के दो रास्ते हैं। हमाम के अंदर जाने का जो पहला रास्ता है वो ये है जी। और ये सीढ़ियों से, इन गेट से उतरकर, सीढ़ियों से उतरकर नीचे की इस बिल्डिंग में जाते हैं और वो स्नान करने के काम आता है। शाही परिवार के जो लोग हैं उसको पानी एक और आगे निकल जाता है, लेकिन इसके अंदर दूसरा रास्ता, यदि मान लीजिएगा जैसे जेंट्स हैं वो तो बाहर के रास्ते से अंदर चले जाएंगे, लेकिन महिलाओं को भी यदि इसी हमाम में स्नान करना है तो ये रास्ता उनके लिए है। ये महिलाओं के लिए नहीं, यहाँ दरवाजा बंद करके और सीढ़ियों के अंदर से फिर ये नहाने के लिए महिलाएं जाएंगी। तो पुरुष और महिलाएं इस हमाम में अलग अलग ढंग से स्नान कर सकती थी। उस चीज को ये क्लियर करता है, उस चीज को एक्सप्लेन करता है। ये हिस्सा सर जैसे आपने बताया था मस्जिद, हाँ, तो इसके बारे में सर कुछ इसका ऊपर वाला हिस्सा तो मस्जिद के काम आता है जी। यहाँ पर शासक जब फुर्सत के क्षण होते हैं उसमें बैठता है। चारों साइड से हवा का अरेंजमेंट अपने आप में बेहतर किस्म का अरेंजमेंट है और इसका जो मेहराब है वो भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने वहां नोट की और वहां उसका व्यवस्था हमने देखी। तो वो, और दूसरा यदि यहाँ पर सुल्तान कोई कल्चरल प्रोग्राम इस जगह पे हो रहा है तो यहाँ भी बैठ सकता है, वो सामने जो बैठने वाली जगह है वहां भी बैठ सकता है, या फिर सुल्तान वहां बैठकर यहाँ किसी गायक की कव्वाली या और कोई प्रोग्राम यहाँ है तो शासक के साथ इसका सीधा वास्ता हो, ये इस बात को ध्यान में रख के किया गया है। तो ये जो जगह है मल्टीपर्पज जगह है, इसका अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए सुल्तान ने इन चीजों का प्रबंधन किया है और इन चीजों को इस तरह से व्यवस्थित किया है। अब हमने सर किले का एक हिस्सा देखा, तो अब ये जो हिस्सा है जो नीचे जिस पर हम जा रहे हैं इसके बारे में बताएं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा भ्रम हमारा निकला कि हम इसे गुजरी महल समझते थे, जबकि ये गुजरी महल नहीं है, ये किला है। किला है और जहां हम थे उसका मतलब था कि वहाँ सुल्तान का दरबार और सुल्तान की शासकीय गतिविधियां वहां से कैसे संचालित होती थी। अब मैं आपको जो है सुल्तान का जो पर्सनल एरिया है जिसको हम उसका आवास कहते हैं या शाही आवास कहते हैं, उस एरिया के कुछ पहलुओं से परिचित कराऊंगा। जरूर सर। यहाँ पर दो तीन बातें हैं विशेष। पहली बात, जब मैं वहां खड़ा होकर बोल रहा था कि हम पहली मंजिल पर हैं जी, अजीब लग रहा होगा जी जी बिल्कुल, एक यहाँ आपको आकर पता चला है कि अब हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ये बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंग थी। इसमें से एक मंजिल नीचे दबी हुई है जी, एक मंजिल दिखाई दे रही है, इसके ऊपर वाली जो मंजिल है वो टूट गई है। तो पहली बात तो ये कि मूलतः जो ये बिल्डिंग है वो 3 मंजिल थी। और दूसरी बात ये कि जो ये रेजिडेंशियल एरिया है इसके 2 एंट्रेंस हैं अलग अलग। एक एंट्रेंस हम यहां से यहां के बीच में देखते हैं जी, और ये इसका गेट है, यानी ये शाही परिवार के सदस्यों के लिए, वीवीआईपी लोगों के लिए ये एंट्री है, इधर वाली है जी। और ये जो सुल्तान का निजी एरिया है ये केवल उसको जोड़ने वाला एरिया है जी। और इस पे आने के लिए हमें वहां से कोई पैसा? हाँ नहीं, वहां से भी है और आपको हर एक, ये टूट गया है, हर एक के साथ जुड़ा हुआ था ये जी जी। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो हिस्सा है ये इसका आउटर एंट्री है या आउटर वाला हिस्सा है। हाँ, ये मूलतः इतना ऊंचा नहीं था बल्कि और थोड़ा सा नीचे था और इस पे घोड़े की पीठ के ऊपर बैठकर सैनिक मूव कर सकता था। इतना ये, हाँ, इस ऊंचाई और ये रही हो। 3 फ्लोर पे ये कहानी थी जी जी, कि 3 फ्लोर पर घुड़सवार बैठकर और इसकी सुरक्षा की बात कर सकता था जी। तो एक बात ये, यानी ये जो ओपन एरिया है ये भी कवर्ड था जी। ये तो सिर्फ जो है डिपार्टमेंट ने बचाया है, संभाला है ताकि चीजों को देखा जा सके या आने वाले लोगों को कुछ चीजें सिंबॉलिक ही दिखाई जा सके। दूसरी बात, आपको यहाँ पर इसका निर्माण सामग्री जो है वो दिखाई दे रही होगी। दिखाई दे रही है। तो ये बेसिकली चूना है
और चूने के अंदर खोरा और ईंटें पीसकर मिलाई जाती थी और उस समय सीमेंट नहीं होता था, तो बिना सीमेंट के ये प्रयोग की जाती थी। तो इसका आपको जो है ध्यान रहे, या हम बताना चाहते हैं कि इस तरह का मैटर ऐसे यूज होता था। जी, वहाँ लाट का आपने जिक्र किया, तब भी ये मेरे माइंड में आया था कि वो इतने ऊंचे भाग को, जैसे नीचे वाला हिस्सा अशोक के समय का और ऊपर का अलग से रखा गया, तो उसमें भी यही प्रयोग किया गया, टेक्निक यही यूज करते थे। बीच में लोहे को प्रयोग किया गया है जोड़ने के लिए, यानी लोहे की छड़ को लेकर उसको जोड़ते समय और चूने के साथ ऐसे जोड़ा गया है, तो ये टेक्निक उसमें थी। दूसरी बात कि आज जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारे पास पैड की अलग अलग टेक्निक है। उस समय ये टेक्निक नहीं थी, बल्कि जैसे मान लीजिएगा ये हिस्सा बन गया तो इसको मिट्टी से भर दिया जाता था। मिट्टी से भर के फिर बिल्डिंग बन के फिर ऊपर वाले हिस्से को फिर मिट्टी से भर दिया जाता। तो आज की टेक्निक से बिल्कुल अलग तरह की टेक्निक थी, और वो मिट्टी बाद में मिट्टी में फिर निकालने का प्रोसेस होता था। इसके बाद जो इस किले का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें सैनिक और उसके दास रहते थे, यानी बेसमेंट में, आप नहीं फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पर दास और सैनिकों के रहने की जगह थी। सुल्तान खुद फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और सेकंड फ्लोर पर मंत्री, दरबारी और वो लोग रहते थे। यानी वो लोग उस दौर में भी के नीचे सुरक्षा की दृष्टि से कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए सैनिक और दास रखे गए। ऊपर से भी कोई दिक्कत ना हो जाए तो मंत्री संतरी। बीच वाला जो फ्लोर है उस पे खुद सुल्तान जो है वो रहता था, और हालांकि सेफ्टी के लिहाज से काफी दिखते हैं, फिर भी मैं आपको बहुत ब्रीफ में उससे परिचित कराना चाहूंगा, उसे आपको जोड़ना चाहूंगा या दिखाना चाहूंगा जरूर उस सारी चीजों को। आइए चलते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा है दासों का और सैनिकों का, उसकी खुदाई नहीं हुई है और उसको हम बंद मानते हैं क्योंकि सेफ्टी के लिहाज से। और सुल्तान का जो रहने का समय यहाँ वो ड्यूरेशन क्या रही? सुल्तान यहाँ 1356 से 1360 के बीच में रहा है। 4 साल ये इलाका देश की राजधानी रहा है। और लगातार रहते थे या बीच बीच में? नहीं, लगातार 4 साल रहा, फिर बीच में आना जाना भी रहा। 1388 तक वो रहा जी, बीच बीच में आना जाना भी रहा, लेकिन पहले 4 साल तो वो यहाँ रहा। ये अद्भुत है सर के हिसार किसी समय पूरे देश का एक सत्ता का केंद्र रहा। बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा ही था। तो सर यहाँ जो इस जगह पर हम आए हैं, तो अब हम किले के अंदरूनी हिस्से में हैं, जहाँ हमें चमगादड़ों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस हिस्से पर हम हैं वो किस काम के लिए और किस तरह से इसका यूज होता था? ये सुल्तान का पर्सनल चैम्बर है जी, उसका रेजिडेंशियल एरिया है, या आज की भाषा में कहिए कि उसका खाना पीना बैठना उठना जो उसके लिविंग एरिया है वो यहाँ पर है। और ये जितना ये हिस्सा आपको दिख रहा है इस तरह से, इसमें अलग अलग 5 हिस्से हैं। ये हम सेंटर में खड़े हैं, 2 इसके इधर हैं, 2 इसके इधर हैं। और ये शासक का जो है शयन कक्ष भी कह सकते हैं आप, यानी वो यहाँ पर आराम किया करता था। और जो ये बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा है वो जो है वहां पर हम अब बंद है, इसके नीचे जाने वाला जगह है और उसमें तहखाने हुआ करते थे। और सुल्तान बिल्कुल किसी इमरजेंसी में जाने की स्थिति में, जैसे वहां चोर दरवाजा यूज करता था या छिपने वाला दरवाजा, वो यहाँ पर यूज करता था और वो यहाँ तक इसको इस दृष्टिकोण से देखता था। तो ये जगह विशेष तौर पर मतलब निजी जो गतिविधियां हैं सुल्तान की उनको देखने के लिए करते हैं। और जहां तक आप चमगादड़ की बात कर रहे हैं और उनकी आवाज है, तो आपको यहाँ पर उनकी ये लीद दिखाई दे रही है, बिल्कुल, यानी इनका जो है मल दिखाई दे रहा है। मैं क्योंकि पढ़ते समय देखा किसी दौर में ये लीद या ये मल बारूद बनाने के काम आया करता था, और हिसार पे 2-3 हमले जो हैं वो इसके लिए हुए कि उनको ये लीद चाहिए। ये अद्भुत है सर। और एक जगह तो एक राइटर यहाँ तक भी लिख रहा है और कि जब मैं इस लीद के ऊपर चल रहा था तो मुझे मखमली एहसास हो रहा था कि जैसे मखमल का एहसास होता है।
तो आज हमारे लिए वेस्टेज है। वैसे हम चल के आए सर, हमें भी लगा कि गद्दा नीचे है तो वही चीज, लेकिन ये इस तरह की चीजें हैं। तो आज ये बारूद की जरूरत नहीं है तो हमारे लिए वेस्ट है, लेकिन किसी दौर में ये रही, यानी कभी यहाँ सुल्तान थे, तो आज की स्थितियां हम इसको अलग रूप में देख रहे हैं। पर्सनल जगह सुल्तान, पर्सनल जगह पे। जी जी। तो सर हमने किले के हर हिस्से को देखा, हमने दरबार को देखा, दीवान आम को देखा, खास को देखा, और लिविंग एरिया को देखा, वीवीआईपी जो गेस्ट एरिया उसको देखा। तो आप संक्षेप में यदि किला बोलना चाहे तो क्या कह रहा है किला सर? हिसार का किला सिर्फ ईंट, गारा, चुन्ना, पत्थरों का एक भवन नहीं, बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त कर रहा है। और ये कह रहा है कि मैंने लगभग 7 शताब्दियाँ अपने ऊपर से गुजारी हैं और बहुत कुछ देखा है, बहुत तरह की सत्ताएं और व्यवस्थाएं बदली हैं। तो ऐसे में सांस्कृतिक विरासत को समझते हुए, जड़ों को समझते हुए, हिसार की विकास यात्रा को हम समझें तो हिसार अपने आप में गवाह है ये इलाका कि जहाँ पर हमें राखीगढ़ी जैसी साइट, शीशवाल और कुणाल जैसे इलाके मिलते हैं, या इस तरह की बिल्डिंग है। यहाँ पर बाहर के व्यापारी आया करते थे और मलिक दानियाल नगौरी जैसे व्यक्ति ने इस तरह के किले का निर्माण कराया। इस किले ने इतिहास के वो सारे उतार चढ़ाव देखे हैं जो हरियाणा और भारत के इतिहास ने देखे हैं, ये उनका गवाह रहा है। किस तरह से उसके बाद यहाँ पर तैमूर का आक्रमण हुआ, हुमायूं का आगमन हुआ, अकबर यहाँ आया, उसने टकसाल बनाई, बाद के लोगों ने इसको अपने साथ देखा, जॉर्ज थॉमस भी यहाँ पर रहा, अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने कैटल फार्म का ऑफिस बनाया, फिर डीसी का ऑफिस भी यहाँ बनाया। 1857 की यहाँ लड़ाई हुई, कई बार हमारे पूर्वज जीते, कई बार अंग्रेज जीते, और 19 अगस्त 1857 को अंतिम तौर पे हार के बाद यहाँ से लगभग 50 गज दूर ही वो जगह है जहाँ पर 123 लोगों को रोड रोलर के नीचे जो है कुचला गया, और उनमें से एक भी उठकर नहीं गया, बल्कि आज़ादी की शहादत के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तो ऐसे में इन चीज़ों को, इन भवनों को सिर्फ और सिर्फ हम घूमने फिरने की जगह ना समझ के अपनी जड़ों का, बल्कि त्याग, बलिदान, समन्वय, सांस्कृतिक विकास उसके केंद्र के रूप में देखें। और विभाग एएसआई जिस तरह से इनको संभाल रहा है, हम ये उस उत्तरदायित्व को निभाएं कि हम उनके सहयोगी बने, और जितने समय तक ये सांस्कृतिक तौर पर आगे जाएंगी तो बाद के जो पीढ़ी हैं इनको और अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो जैसे हमें विरासत में मिला है, हम इस विरासत को अगली पीढ़ी को दे पाएं, यही एक विश्वास है। यही किला कहता है कि पहले भी मैं था, आगे भी रहूंगा, और मेरे यहाँ जिस जिसकी चहलकदमी होती है उसमें यदि किसी का सकारात्मक होता है तो निश्चित तौर पर वो पीढ़ी के लिए और विरासत के लिए एक नया संदेश होता है। जी 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 सर, अद्भुत ज्ञान, रोचक और जानकारी से भरा संवाद साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जाना कि ये किला मात्र इमारत नहीं, ये हमारे गौरवशाली इतिहास की निशानी है। हमने ये भी जाना कि सभ्यताएं बदलती रहती हैं, राजवंश आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन इतिहास की अमूल्य धरोहर हमेशा अमर रहती है। इसी के साथ आप सभी से लेते हैं यहीं विराम, और फिर मिलेंगे अतीत के एक नए पन्ने में किसी और गहराई के साथ। तब तक याद रखिए, जो इतिहास याद रखता है भविष्य वही गढ़ता है। जय हिंद।